सुबोध सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसराय थे। इस कारण से इस परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार रही। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। यानी 1909 के शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसको 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों में भी इनकी संख्या एक समान नहीं थी, उसमें भी वृद्धि हुई। दूसरी प्रमुख विशेषता कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। यानी केंद्रीय जो परिषद थी उसमें तो सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य के बहुमत को अनुमति दे दी गई। तीसरी प्रमुख विशेषता, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों स्तरों का मतलब केंद्रीय विधान परिषदों में भी और प्रांतीय विधान परिषदों में भी जो विधान परिषदों के कार्यों के दायरा बढ़ा दिया गया। उदाहरण के तौर पर अब जो सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प भी रख सकते थे। जैसे बजट संकल्प रखना और अनुपूरक प्रश्न पूछना, जिस तरह के जो विधायी कार्यों में वृद्धि की गई। अगली विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और इसी क्रम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए। उन्हें कार्यपालिका परिषद का विधि सदस्य बनाया गया था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कार्यपालिका की जो परिषद थी, कार्यपालिका परिषद थी, उसमें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इस अधिनियम की सबसे यदि प्रमुख विशेषता हम जाने तो इसने सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया, क्योंकि लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वाइसराय थे और उन्होंने इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया, इसलिए उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। इस तरह 1909 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। अब हम आगे भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं को जानेंगे।
ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को पहली बार ये घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो इस क्रम में, इस उत्तरदायी सरकार की स्थापना के क्रम में 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड तत्कालीन भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम पर भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। तो 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों को अपने विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो स्वरूप था शासन का वह केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। दूसरी प्रमुख विशेषता इसकी, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, स्थानांतरित और आरक्षित। यानी प्रांतीय जो केंद्र और जो प्रांत थे उनके विषयों को पहचान करके पृथक पृथक किया गया, और प्रांतीय विषयों को फिर दो भागों में बांट दिया गया, एक स्थानांतरित, दूसरा आरक्षित। स्थानांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। स्थानांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस द्वैध शासन की उत्पत्ति यूनानी शब्द डाइआर्की से हुई है। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार, इस शासन अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। यानी का मतलब 1919 के शासन अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरे को और बढ़ा दिया, क्योंकि 1909 के शासन अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली केवल मुस्लिमों पर लागू थी। वह उसका विस्तार कर दिया गया और अब भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सर्जन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया, यानी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया और यह 1919 के शासन अधिनियम के तहत हुआ। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। धन्यवाद।